नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। चलिए शुरू हो गया, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। आज हम देख रहे थे, सबसे पहले हमने क्या देखा, राजस्थान की हिस्ट्री शुरू की थी, इतिहास शुरू किया था। इसके अंदर सबसे पहले हमने देखा था राजपूतों की उत्पत्ति। इसके बाद में हमने देखा गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश। और आज हम देखते हैं नंबर 3 के ऊपर चौहान वंश। आज नंबर 3 के ऊपर टॉपिक देखते हैं चौहान वंश। इससे पहले गुर्जर प्रतिहार वैसे तो पूरा डाल दिया था, लेकिन इससे पहले वो थोड़ी रह गई थी, तो नोट्स वगैरह डाल दिए थे, तो थोड़ा सा रह गया था। वीरभोज के बाद में उसको क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। कोई खास बात नहीं है। गुर्जर प्रतिहार में वीरभोज तक करवा दिया था सभी को। वीरभोज की बाद में देखो, वीरभोज करवा दिया था, तो समझा देते हैं। वीरभोज का शासन काल था 836 से 889 ईस्वी तक, यानी कि मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार का सबसे शक्तिशाली शासक था, सबसे योग्य शासक था। गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता भी कहा जाता है। इसने अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी। चौहानों का पितृहंता जगदेव और सिसोदिया यानी मेवाड़ वालों का पितृहंता हो गया उदा। मारवाड़ का पितृहंता मालदेव। इसके बाद में इसकी सभी उपाधियां पढ़ दी थी। इसके बाद में इसका पुत्र शासक बनता है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल प्रथम। इसका शासनकाल भी अच्छा था। इसने 889 से 908 ईस्वी तक शासन किया। 889 से 908 ईस्वी तक शासनकाल किया। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि गुर्जर प्रतिहारों का पतन शुरू हो जाता है। गुर्जर प्रतिहारों का पतन शुरू हो जाता है महेंद्रपाल फर्स्ट के बाद। इसके बाद में शासक बनता है इस महेंद्रपाल फर्स्ट को, याद रखना, BN पाठक ने, BN पाठक ने इस महेंद्रपाल प्रथम को अंतिम हिंदू सम्राट कहा। अंतिम हिंदू सम्राट। वैसे तो हिंदू राजा, अंतिम हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू बादशाह बहुत तो भारत के अंदर काफी आते हैं, लेकिन ध्यान रखना BN पाठक ने किसे कहा अंतिम हिंदू राजा, इस महेंद्रपाल प्रथम को। इसके बाद में शासक बनता है, महेंद्रपाल के बाद में शासक बनेगा भोज सेकंड। कोई खास बात नहीं है। इसके बाद में इसी का भाई है, भोज सेकंड का भाई है महिपाल। महिपाल प्रथम। ये महिपाल प्रथम शासक बनता है। इसके बाद में आता है महेंद्रपाल सेकंड। महेंद्रपाल प्रथम हो गया। मिहिर भोज के बाद में, यानी कि कोई ज्यादा खास शासक नहीं, इनका पतन शुरू हो गया था। इसके बाद में आता है महेंद्रपाल सेकंड। इसके बाद में शासक आएगा आपका देवपाल। फिर आ गया विनायक पाल। फिर आएगा महिपाल सेकंड। और इसके बाद में आता है आपका विजयपाल। और इसके बाद में आता है राज्यपाल। शासकों के नाम है, गुर्जर प्रतिहारों के शासकों के नाम है राज्यपाल। राज्यपाल के बाद में आता है त्रिलोचन पाल। और अंतिम शासक था यशपाल। 1036 तक इसने शासन किया था। और 1093 में कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया था, गढ़वालों का। 1093 में चंद्रदेव गढ़वाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और गढ़वाल वंश की नींव डाल दी थी। तो ये थोड़ा ध्यान कर लेना, वैसे करवा तो दिया था, थोड़ा सा रिविजन मालूम होता है। इसके बाद में इस राज्यपाल के समय ध्यान रखना, इसका मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ था, जो कितने नंबर का आक्रमण था, 12वें नंबर का आक्रमण था, राज्यपाल के समय हुआ था। अब देखते हैं चौहान वंश।
देखते हैं चौहान वंश। चौहान वंश की अगर देखें बात करें तो प्रारंभ में चौहानों की अगर माने तो चौहानों की उत्पत्ति की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति। तो चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से भी मानते हैं, ब्राह्मणों से भी मानते हैं, क्षत्रिय भी मानते हैं, खच्चर जाति का भी मानते हैं, विदेशी भी मानते हैं, अलग अलग सिद्धांत होते हैं। तो चौहानों की उत्पत्ति अगर देखें अग्निकुंड सिद्धांत से, अग्निकुंड सिद्धांत यहां से अगर देखें तो अग्निकुंड सिद्धांत से चंद्रवरदाई जिन्होंने सिद्धांत दिया था वो तो मानेंगे। उनके अलावा मानते हैं मुनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्र। मुनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्र भी इसी अग्निकुंड सिद्धांत से चौहानों की उत्पत्ति मानते हैं। और कर्नल जेम्स टॉड भी क्या मानती है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से कर्नल जेम्स टॉड भी चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से मानते हैं। इसके बाद में अग्निकुंड सिद्धांत के बाद आता है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण चौहानों को क्या बताया गया बिजोलिया शिलालेख में, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। अब और कोई विद्वान मानता है तो वो है डॉक्टर दशरथ शर्मा। क्योंकि ये भी ब्राह्मण है और ये चौहानों को क्या मानते हैं, ब्राह्मण मानते हैं। तो ब्राह्मण याद रह जाएगा। वैसे ब्राह्मण बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को ब्राह्मण बताया गया। और विद्वान कौन से मानते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार डॉक्टर दशरथ शर्मा भी चौहानों को क्या मानते हैं, ब्राह्मण मानते हैं। इसके बाद में आते हैं डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर खच्चर जाति से मानते हैं। खच्चर एक विदेशी जाति है, इससे क्या मानते हैं डॉक्टर भंडारकर, चौहानों को खच्चर जाति का मानते हैं। कर्नल टोड और स्मिथ ये दोनों क्या विदेशी है, तो ये चौहानों को क्या मानते हैं, विदेशी मानते हैं। दोनों विदेशी है तो विदेशी मानते हैं। देखो अग्निकुंड सिद्धांत इन्होंने दिया था चंद्रवरदाई ने, तो वो तो मानेंगे ही। और सूर्यमल मिश्र और नैन्सी इसका क्या करते हैं, इसका प्रत्यक्ष रूप से सिद्धांत को मानते हैं और टोड अप्रत्यक्ष रूप से मानते हैं। इसके बाद में बिजोलिया शिलालेख, वैसे ब्राह्मण कौन मानते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा। भंडारकर क्या मानते हैं, खच्चर जाति का। कर्नल टोड और स्मिथ क्या मानते हैं, विदेशी, क्योंकि ये क्या थे, विदेशी थे तो विदेशी मानेंगे। इसके बाद में आता है सूर्यवंशी। चौहानों को सूर्यवंशी कौन कौन मानता है। जब बात करें चौहानों के सूर्यवंशी की तो एक ग्रंथ है हमीर रासो में चौहानों को क्या बताया गया है, सूर्यवंशी। हमीर महाकाव्य इसमें भी चौहानों को क्या बताया गया है, सूर्यवंशी। और डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर ओझा भी चौहानों को क्या मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं। हमीर महाकाव्य महान क्या है, सूर्य, तो सूर्यवंशी किसने माना गया, हमीर महाकाव्य। हमीर रासो और डॉक्टर ओझा क्या मानते हैं, चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। इसके बाद में इंद्र का वंशज माना गया है रायपाल के शिवाड़ी अभिलेख में। रायपाल के शिवाड़ी अभिलेख में चौहानों को इंद्र का वंशज माना गया है। और कायम खा रासो में चौहानों को ब्राह्मण माना गया है। इसके अलावा ब्राह्मण किस में माना गया है, कायम खा रासो में भी चौहानों को क्या बताया गया है, ब्राह्मण बताया गया। दोबारा बताता हूं। चौहान वंश देख रहे हैं।
चौहानों की उत्पत्ति की बात करें तो सबसे पहले आता है अग्निकुंड सिद्धांत। कौन कौन मानते हैं? डॉक्टर अग्निकुंड सिद्धांत कौन कौन मानते हैं? नैन्सी प्लस सूर्यमल मिश्रण और इसके साथ कौन हो गया? टोड हो गया। टोड अप्रत्यक्ष रूप से मानता है, थोड़ा ध्यान कर लेना, साथ साथ लिखना है वो लिख लो। अग्निकुंड सिद्धांत के हिसाब से चौहानों की उत्पत्ति कौन कौन मानता है? नैन्सी हो गया, सूर्यमल मिश्रण हो गया और टोड हो गया। इसके बाद में आता है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है। चौहानों को क्या बताया गया है? ब्राह्मण। और इसी के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा भी क्या मानते हैं? चौहानों को ब्राह्मण मानते हैं। कायम खारासों में भी चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है। कायम खारासो, इसमें भी चौहानों को क्या बताया गया है? ब्राह्मण बताया गया है। इसके बाद में देखो भाट व चारण चौहानों को क्या मानते हैं? देखिए चंद्रवरदाई क्या थे? एक चारण थे। चंद्रवरदाई किसे मानते हैं? अग्निकुंड से, तो ये मानते हैं अग्निवशी। भाट व चारण चौहानों को क्या मानते हैं? अग्निवशी मानते हैं। सूर्यवंशी कौन मानता है? सूर्यवंशी मानता है डॉक्टर ओझा प्लस हमीर महाकाव्य प्लस हमीर रासो। ये क्या मानते हैं? चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। इसके अलावा क्या रह गया? विदेशी कौन मानते हैं? विदेशी मानते हैं टोड, क्योंकि विदेशी से प्लस स्मिथ। टोड और स्मिथ क्या मानते हैं? चौहानों को विदेशी मानते हैं। इसके अलावा क्या रह गया? इंद्र का वंशज रायपाल के शिवाड़ी अभिलेख। शिवाड़ी अभिलेख में क्या माना गया है? इंद्र का वंशज। शिवाड़ी अभिलेख में माना गया है इंद्र का वंशज। एक है सुंदा माता अभिलेख। सुंदा माता अभिलेख ये सुंदा माता अभिलेख आबू से प्राप्त हुआ है। सिरोही आबू से प्राप्त हुआ है। इसके अंदर वशिष्ठ ऋषि की संतान माना गया है। वशिष्ठ ऋषि की संतान, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि सिरोही पे आबू पर्वत के आसपास ही क्या करते थे? तपस्या करते थे, तो इन्हें वशिष्ठ ऋषि की संतान माना गया है। किसके अंदर? सुंदा माता अभिलेख के अंदर। इसके अलावा क्या रह गया? इसके अलावा आ गया सभी अग्निकुंड सिद्धांत को सूर्यमल मिश्रण, नैन्सी और चंद्रवरदाई। इसके बाद में बिजोलिया शिलालेख, वैसे ब्राह्मण और डॉक्टर दशरथ शर्मा मानते हैं। कायम खारासों में भी चौहानों को क्या माना गया है? ब्राह्मण बताया गया है। भाट व चारण अग्निवंशी मानते हैं। सूर्यवंशी मानते हैं डॉक्टर ओझा डॉक्टर गोरचंद्र हिरानंद ओझा। हमीर महाकाव्य और हमीर रासो के अंदर विदेशी मानते हैं टोड और स्मिथ। और रायपाल के शिवाड़ी अभिलेख के अनुसार इंद्र के वंशज और सुंदा माता अभिलेख के अनुसार किसके वंशज है? ऋषि वशिष्ठ के संतानें हैं। अब देखिए चौहानों की तो उत्पत्ति की बात होगी। अब देखते हैं इनका प्रारंभिक स्थान। अगर चौहानों के प्रारंभिक स्थान की बात करें तो ये संबर के आसपास बताए जाते हैं। ये क्या हो गई? संबर झील।
जो वर्तमान में है। सांबर झील, इस क्षेत्र को बोला जाता था संपादरक्ष। इस क्षेत्र को क्या बोला जाता था? संपादरक्ष। और इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर क्या थी इसकी राजधानी? वैसे अहिछत्रपुर जागल देश की भी राजधानी रही है, मारवाड़ की भी राजधानी है, तो वर्तमान में इसे क्या है? नागौर, उसे बोला जाता था अहिछत्रपुर। ये क्या थी? इसकी राजधानी थी। अब संपादरक्ष, यहां पर चौहानों की शाखा का प्रारंभ हुआ था, शुरुआत में यहीं से। और यहां पर एक माता है शाकंभरी माता, यहां पर एक माता का मंदिर है शाकंभरी माता का। तो सांबर या अजमेर के चौहानों की कुल देवी क्या कौन हो गई? शाकंभरी माता। चौहानों की क्या है? कुल देवी। कहां के? सांबर या अजमेर के चौहानों की कुल देवी। अजमेर के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता। ये अजमेर के चौहानों की होगी। इसके बाद में आता है सीकर के चौहानों की देवी, जालौर के चौहानों की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी। जालौर के चौहानों की कुल देवी थी आशापुरा माता। और सीकर वालों की थी जीर्ण माता। सीकर के चौहानों की कुल देवी थी जीर्ण माता। और इनके कुल देवता थे हर्षनाथ जी। कहा है? सीकर के अंदर कुल देवता चौहानों के हर्षनाथ। और इनकी कुल देवी हो गई जैसे अजमेर के चौहानों की शाकंभरी माता, जालौर की आशापुरा माता और सीकर के चौहानों की जीर्ण माता हो गई। आशापुरा माता जिसके सामने ब्रह्मदेव ने अपना सिर चढ़ा दिया था। अब देखिए ये कहां पे थे? प्रारंभ में थे ये सांबर झील के आसपास। तो माना जाता है कि सांबर झील के आसपास होने के कारण, यानी इसके चारों ओर होने के कारण इन्हें बोला गया चाहरमान। और चाहरमान से बन गया फिर चौहान। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सांबर झील के चारों ओर होने के कारण इन्हें क्या बोला गया? चाहरमान। और चाहरमान का अपेक्षित रूप क्या हो गया? फिर चौहान हो गया। या बोला जाता है, ऐसा भी माना जाता है कुछ विद्वानों का, कि चाहरमान नाम का इनका प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने यहाँ पर क्या किया था? शासन किया था या अपना स्थापित किया था। तो इसलिए इनको क्या बोला गया? चौहान बोला गया। अब देखिए संपादरक्ष, या इसको संपादरक्ष बोल सकते हैं या सांबर बोल सकते हैं, यहाँ के चौहान संपादरक्ष या सांबर के चौहान। अब बात अगर करें कि प्रारंभ में चौहान कहां से आए थे, तो इसके तीन अलग अलग जगह आती है। एक आगे संपादरक्ष या सांबर, एक आ गया आपका पुष्कर, और एक आ गया अनंत प्रदेश। अनंत प्रदेश बोला जाता था सीकर को। कौन कौन सी जगह आ गई? अनंत प्रदेश, पुष्कर और संपादरक्ष या सांबर। सांबर या संपादरक्ष एक हो गया, पुष्कर हो गया, और अनंत प्रदेश बोला जाता था सीकर को। अब सांबर में चौहानों के लिए हो गया बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर से चौहानों की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी, यहीं से शुरू हुए थे। पुष्कर में क्या मानता है? पुष्कर क्या है? बड़ी। पुष्कर झील क्या है? बड़ी। तो बड़ा कौन है? महान, यानी हमीर महान, हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य में चौहानों का प्रारंभिक स्थान या मूल स्थान किसे बताया गया है? पुष्कर में। और हर्षनाथ मंदिर कहा है? सीकर के अंदर, यानी सीकर को बोला जाता था अनंत प्रदेश। तो हर्षनाथ अभिलेख में मूल स्थान क्या बताया गया है? चौहानों का
अनंत प्रदेश या सीकर बताया गया है। तो इन तीनों ग्रंथों के अनुसार देख सकते हैं कि कहां से चौहान आए। तो सबसे पहले अगर प्राचीन को मिलता है तो वो है बिजोलिया शिलालेख, और यहीं पर सांबर से इनकी क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं सांबर के चौहान। सांबर के चौहान, या यही आगे जाकर क्या होंगे, अजमेर, लेकिन यही आकर जाकर क्या कहलाएंगे, अजमेर के चौहान कहलाएंगे। तो इनके अंदर पहला शासक हुआ था नंबर 1 पे वासुदेव। इसके बाद में पढ़ेंगे गुवक, नंबर 3 पे पढ़ेंगे, ये गुवक प्रथम हो गया, गुवक सेकंड, इसके बाद में हो गया चंदनराज, फिर वाकपति राज, और वाकपति राज के बाद में हो गया सीन राज, इसके बाद में हो गया विग्रह राज सेकंड, इसके बाद में हो गया गोविंद राज तृतीय, और इसके बाद में फिर हो गया पृथ्वीराज प्रथम। इतने शासक देखेंगे, इनकी कोई बातें नहीं है, बस एक एक दो बातें हैं, ना इनका कोई सेपरेट इतिहास मिलता है, ना ही कोई इनका शासन काल मिलता है। तो देखिए सबसे पहले वासुदेव, भगवान कृष्ण के नाम पर वासुदेव, और इन्होंने चौहानों की क्या डाली थी, नींव डाली थी। कब कोई शुभ कार्य कब करते हैं, कितने रुपए से शुरू करते हैं, 51 रुपए से, कितने, 551, 551 ईस्वी में इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। सांबर के चौहानों की स्थापना किसने की थी, वासुदेव ने। कब, 551 ईस्वी में। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण भी किसने करवाया था, वासुदेव ने। सांबर झील का निर्माण, वैसे तो ये एक प्राकृतिक झील है, लेकिन बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था, वासुदेव ने करवाया था। और यहीं से चौहानों की उत्पत्ति भी मानी जाती है, क्योंकि इन्हें सांबरीस कहा जाता है, क्योंकि सांबर के आसपास रहने के कारण क्या कहा गया इन्हें, सांबरीस, या सांबर के राजा कहा गया इन्हें, सांबरीस चौहानों को कहा जाता है। गुवक प्रथम, इसने सिक्कर के अंदर हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया था। सिक्कर में हर्षनाथ मंदिर, सिक्कर के अंदर इन्होंने हर्षनाथ का मंदिर बनवाया था। हर्षनाथ जी भगवान शिव का एक रूप है, एकमात्र हर्षनाथ जी के रूप में ये पूजे जाते हैं, जहां का सिक्कर के अंदर। और चौहानों की क्या है, कुल देवता है। गुवक सेकंड, इसने कन्नौज के शासक, कन्नौज शासक भोज की बहन कलावती से विवाह किया था। कलावती से विवाह किया था, यानी इससे पता चलता है कि गुवक सेकंड ने क्या किया, गुवक सेकंड ने अपनी सीमा बढ़ाई और अपने रिश्तों को भी बढ़ाया था। इसने अपने राज्य का विस्तार भी किया था। इसके बाद में आता है चंदनराज। चंदनराज ने दिल्ली में तोमर शासकों को हराया। दिल्ली में तोमर या तंवर शासकों को हराया। इसकी समय ही, चंदनराज के समय ही दिल्ली के तंवर शासक और चौहानों के मध्य क्या हो गया था, संघर्ष शुरू हो गया था, जो विग्रहराज चतुर्थ के समय समाप्त होगा। और इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था आत्मप्रभा। पत्नी का नाम था आत्मप्रभा, आत्मप्रभा या रुद्राणी।
जो पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की आराधना करती थी। हमेशा डेली 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की क्या करती थी, आराधना करती थी। इसके बाद में आता है वाक्पति राज प्रथम। इसने कहा जाता है कि 188 युद्ध किए थे। ज्यादा है तो ज्यादा ही होगी, लेकिन फिर भी सहन कर लो। इसने क्या किए थे, 188 युद्ध किए थे। 188 युद्ध इसने किए थे। इसके बाद में आता है सिंहराज। इसने उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज, महाराजाधिराज की, और स्वयं को क्या क्या था, स्वतंत्र राजा घोषित, स्वतंत्र राजा घोषित किया था। क्योंकि पहले चौहान किसके सामंत थे, पहले चौहान थे, ये प्रतिहारों के सामंत थे, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, तो इसने स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित किया था और महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। इस सिंहराज ने अनेक राजाओं को बंदी बना लिया, जिसे छुड़ाने के लिए कौन आए थे, स्वयं आए थे प्रतिहार सम्राट, प्रतिहार शासक स्वयं आए थे, जिन्हें छुड़ाने के लिए अनेक राजाओं को इसने बंदी बना लिया। इसके बाद में आता है विग्रहराज सेकंड। इसकी एक उपाधि है, उपाधि है खुर्रजोदर, खुर्रजोदर। यानी कि कहा जाता है कि जब विग्रहराज सेकंड अपनी सेना के साथ चलता था तो घोड़ों की टापों से धूल उठती थी, आकाश को पूरा ढक लेती थी, अंधकार हो जाता था, तो इसकी उपाधि क्या है, खुर्रजोदर। इसके बाद में आता है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय के बारे में फरिश्ता ने कहा है, फरिश्ता क्या कहता है कि इसने गजनी शासकों को मारवाड़ से आगे नहीं आने दिया, गजनी शासकों को मारवाड़ से आगे नहीं आने दिया, मारवाड़ से आगे नहीं आने दिया, बोला रुको रुको भी यहीं पे रुको। इसके बाद में आता है पृथ्वीराज प्रथम। वो पृथ्वीराज जो पढ़ते हैं वो तृतीय, बाद में आएगा, ये है पृथ्वीराज प्रथम। इसने 1005 ईस्वी में, 1005 ईस्वी में 700 चालुक्यों की हत्या कर दी थी। 1005 ईस्वी में इसने क्या कर दिया था, 700 चालुक्यों की, 1105 होगा, 1105 ईस्वी में इसने 700 चालुक्यों की हत्या कर दी थी। और सोमनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था करवाई थी। सोमनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए क्या करवाई थी, निःशुल्क भोजन व्यवस्था करवाई थी। इसके बाद में चौहानों का सेपरेट इतिहास शुरू होगा। अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज, ये 4 शासक इसके बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वासुदेव, स्थापना की 551 में विजोलिया शिलालेख के अनुसार विजोलिया सांबर झील का निर्माण करवाया। गुहक प्रथम, सीकर में हर्षनाथ मंदिर। गुहक सेकंड, कन्नौज में कलावती से विवाह है। फिर चंदनराज तमसास को कराया, तब प्रभा पत्नी और 1000 दीपक याद करने। इसके बाद में वाकपति राज 188 युद्ध किए। फिर सिंहराज, महाराजाधिराज प्रथम स्वतंत्र शासक। इसके बाद में विग्रहराज सेकंड, खुर्रजोदर की उपाधि। गुहक तृतीय, फरिश्ता के अनुसार गजनी शासकों को रोका। और पृथ्वीराज प्रथम 1105 में 700 चालुक्यों की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। जितनी चीज याद करनी है उतारना उतार भी सकता है। और इसके बाद में पढ़ेंगे हम अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज और पृथ्वीराज चौहान को, तो वो कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।